आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं उसके लिए हमें बहुत से आंकड़े देखने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने आसपास ही देख लीजिए। आजकल या तो लोग शादी नहीं कर रहे हैं और अगर शादी कर भी रहे हैं तो एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने से हिचकिचा रहे हैं। ये ट्रेंड पूरी दुनिया में एक जैसा है और आपको लगेगा कि ये तो अच्छी बात है, बढ़ती हुई जनसंख्या से तो हम वैसे ही परेशान हैं। लेकिन यहीं पर आप गलत हैं। दुनिया भर में घटते हुए फर्टिलिटी रेट ने बहुत से एक्सपर्ट्स को चिंता में डाला हुआ है। खुद चीन जैसा देश जिसने कभी अपनी पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी, आज लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कह रहा है। क्या है ये पूरा मामला, आज जानेंगे हम इस वीडियो के अंत तक, तो बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, दुनिया भर में आजकल चिंताजनक खबरें आ रही हैं। चीन का बर्थ रेट पिछले 40 सालों में इस वक्त सबसे कम है। भारत में भी फर्टिलिटी रेट गिरकर अब 1.7 हो गया है, जो कि हमारे रिप्लेसमेंट रेट से कम है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रिप्लेसमेंट रेट क्या है, तो आइए इसे समझते हैं। रिप्लेसमेंट रेट का मतलब होता है कि हमें करंट पॉपुलेशन को रिप्लेस करने के लिए कितने बच्चों की जरूरत है। एक कपल को खुद को रिप्लेस करने के लिए 2 बच्चे चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बच्चे पैदा नहीं करते या किसी कारण से ये बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते। इसलिए रिप्लेसमेंट रेट 2 के बजाय 2.1 हो जाता है ताकि पॉपुलेशन को मेंटेन किया जा सके। लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं हो रहा है। इस रिप्लेसमेंट रेट का 2.1% बने रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी जो हमारी जनसंख्या है वो एक ना एक दिन बूढ़ी हो जाएगी और काम करना छोड़ देगी। रिटायरमेंट के वक्त ये लोग ना इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन करेंगे और ना ही खुद का ख्याल रख पाएंगे। ऐसे में इनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी सरकार पर आ जाएगी, जो पेंशन या फिर बाकी स्कीम से इनका ख्याल रखती है। लेकिन इस पेंशन के लिए जरूरी है कि देश में हमेशा इतने युवा लोग बचे रहें जो इनकी जगह पर काम कर सकें, इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं और साथ ही सरकार को टैक्स देने का भी काम करें। इसलिए दुनिया भर की सरकारें इस वक्त चिंता में कि कहीं उनका पूरा सिस्टम ही कोलैप्स ना कर जाए। दुनिया की सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज में से एक साउथ कोरिया का फर्टाइल रेट इस वक्त 1 है। यानी अगर एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो वहां पर एक कपल सिर्फ 1 बच्चा ही पैदा कर रहा है। सिंगापुर में फर्टिलिटी रेट गिरकर 1.1 हो गया है। हांगकांग में भी यही हाल है। यूरोप की तरफ चलें तो इटली और स्पेन का फर्टिलिटी रेट इस वक्त 1.3 है। कनाडा और अमेरिका में भी फर्टिलिटी रेट 1.5 से 1.7 के बीच में है। ये बर्थ रेट कितना जरूरी है, इसे समझने के लिए सिर्फ आप हर देश के कल्चर को स्टडी करें तो आपको समझ आ जाएगा। भारत में बहुत समय तक जो औरतें बच्चे पैदा नहीं कर पाती थी उन्हें समाज में नीची नजर से देखा जाता था और बांझ कहा जाता था। चीन और रोम में तो अगर कोई औरत बच्चे पैदा ना कर पाए तो पति को दूसरी शादी तक करने की इजाजत भी थी। पर अब सवाल ये है कि आखिर लोग बच्चे पैदा क्यों नहीं कर रहे हैं। गिरते हुए फर्टिलिटी रेट के कई कारण बताए जाते हैं, जिसमें से एक ये है कि आज के वक्त में औरतें ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं, यानी कोई उनसे शादी करने और घर बसाने के लिए जबरदस्ती नहीं करता है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा औरतें अब काम पर जाने लगी हैं, जिस वजह से वो ना सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हैं पर साथ ही उन्हें अब घर बसाने से जरूरी काम अपने करियर पर फोकस करना लगता है। बच्चे ना पैदा करने की वजह ये भी है कि अगर ये औरतें बच्चे पैदा कर भी देंगी तब भी उन बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी उन्हीं पर आएगी, ना कि उनके हस्बैंड्स पर। हमने आज भी औरतों को घर के कामों से बांध कर रखा हुआ है, जिस वजह से बच्चे पैदा करना उनके लिए नए सरदर्द हैं जिसे वो नहीं लेना चाहती। साउथ कोरिया में बहुत समय से नो मैरिज मूवमेंट चल रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा औरतें इस तरह की जिम्मेदारियों से तंग आकर बच्चे पैदा ना करने की कसम खा रही हैं। अगर हस्बैंड ज्यादा सपोर्टिव हो जाए और बच्चों का ख्याल रखने के लिए खुद से वॉलंटियर करे तो कम से कम फर्टिलिटी रेट में थोड़ा सुधार आ सकता है। गिरते हुए फर्टिलिटी रेट के और भी कई कारण हैं। भारत और दुनिया के बाकी कई देशों में आज बच्चों की परवरिश के लिए खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे हम एक मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, शहरों में रहना पहले से मुश्किल हो गया है। ऊपर से बच्चों के खाने पीने से लेकर एजुकेशन और मेडिकल केयर के खर्चे देखकर कई कपल्स पहले से ही अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। अगर कोई कपल हांगकांग में रहता है तो उसके लिए एक बच्चे की पूरी एजुकेशन का खर्च $10 लाख या करीब 7.5 करोड़ रुपए के बराबर आएगा और इस खर्च के आने वाले समय में सिर्फ बढ़ने की उम्मीदें दिख रही हैं।
एक एस्टिमेट के मुताबिक 2041 तक हांगकांग में 1/3 महिलाएं ऐसी होंगी जो बिना शादी किए ही अपने चाइल्ड बेयरिंग एज को पार कर जाएंगी। भारत के बारे में की गई एक 2019 की स्टडी बताती है कि 1990 के बाद पैदा हुए मिलेनियल्स में से लीगल एज होने के बावजूद भी सिर्फ 44% लोग ही शादीशुदा हैं, जबकि अगर हम बूमर्स की बात करें तो इस उम्र तक आते आते उनके लिए ये नंबर 61% था और इनकी जिंदगी के बाकी कुछ सालों को जोड़ लिया जाए तो लगभग 81% बूमर्स या पिछली जनरेशन के लोग शादीशुदा थे। इन सब के अलावा पैंडेमिक ने भी लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया है कि क्या उन्हें बच्चे करने चाहिए या नहीं, क्योंकि घर पर लॉक होने से बहुत से लोगों को समझ आया है कि बच्चों के साथ रहना जब सब कुछ सही ना हो काफी चैलेंजिंग हो सकता है और शायद इतने स्ट्रेस के लिए पेरेंट्स तैयार नहीं है। चीन में कुछ और ही हो रहा है। सालों से चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अपना रखी थी जिसने पेरेंट्स को एक से ज्यादा बच्चे करने से रोका। 2015 में जब चीन ने पॉलिसी हटाई तब तक काफी देर हो चुकी थी। लोग एक बच्चे के साथ रहने के आइडिया से काफी कंफर्टेबल हो गए थे। इसके अलावा जब 1 चाइल्ड पॉलिसी इफेक्ट में थी तब चीन में बहुत सी लड़कियों को मां की कोख में ही मार दिया जाता था, जिस वजह से चीन का सेक्स रेशियो भी इस वक्त कम है और माना जाता है कि अगर वहां सभी शादी करने के कल्चर को स्वीकार भी कर लें तब भी 1/3 चीनी लड़के कभी अपने लिए कोई लड़की ढूंढ ही नहीं पाएंगे। जापान पर की गई एक स्टडी के मुताबिक भी जापान में 2060 तक हर 10 में से 4 लोग 65 की उम्र पार कर चुके होंगे, क्योंकि वहाँ फर्टिलिटी रेट दुनिया के मुकाबले बहुत कम है और इस पॉपुलेशन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इस सब को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो ज्यादा चिंता नहीं कर रहे हैं। उन लोगों का एक अलग विचार है। ये लोग मानते हैं कि जैसे जैसे हम बच्चों को प्राथमिकता दे रहे हैं वैसे ही हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बढ़ा रहे हैं। आज की जनरेशन पिछली सभी जनरेशन से ज्यादा पढ़ी लिखी है और हमारे पास ज्यादा स्किल्स हैं, इसलिए जनसंख्या के कम होने का एक सोल्यूशन माइग्रेशन भी हो सकता है। अगर किसी देश में वर्कफोर्स की कमी है तो दूसरे देश से लोग यहाँ आकर वहाँ के इस गैप को भर सकते हैं। जापान को इमिग्रेशन के मामले में काफी सख्त माना जाता है। उसने भी अपने इमिग्रेशन लॉज थोड़े सॉफ्ट कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा 2 बड़े देश हैं जहाँ की जनसंख्या वहाँ की रिक्वायर्ड वर्कफोर्स को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए सालों से लोग भारत और बाकी देशों से इमिग्रेंट्स को लाकर अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये पॉपुलेशन क्राइसिस इस माइग्रेशन को सॉल्व कर पाएगी? अभी कहना मुश्किल है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर लिखें।